दिल्ली की रानी। एक थी रानी। क्योंकि राजा की मौत एक हादसे में हो गई थी, रानी को ही राज्य संभालना पड़ रहा था। रानी का नाम था रानी रश्मिवती। रानी ईमानदार थी और प्रजा की सेवा में लगी रहती थी। एक दिन उसके दरबार में 3 नौजवान आए, रमेश, सुरेश और दिनेश। कहो, क्या सहायता कर सकती हूँ मैं तुम्हारी? हम आपके दरबार में काम करना चाहते हैं ताकि जनता की सेवा कर सके। लेकिन अभी तो तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है। तुम लोगों को तो अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता। माता पिता को लगता है कि हम किसी के लायक नहीं है और हम साबित करना चाहते हैं कि हम लायक हैं। उत्साह बहुत अच्छा है, मगर अभी उम्र कच्ची है तुम लोगों की। अरे उम्र से क्या होता है रानी जी? शास्त्रों में लिखा है कभी किसी के ज्ञान को उसकी उम्र के आधार पर नहीं देखना चाहिए। बात तो सही है तुम्हारी। और अगर सच में तुम अगर ये संकल्प करके आए हो कि तुमको यहाँ काम करना है, तो पहले परीक्षा देनी पड़ेगी। 3 परीक्षा, एक शारीरिक परीक्षा, एक बुद्धि की परीक्षा और एक देशभक्ति की परीक्षा। और ये क्या है? वो मंत्री महोदय तुम्हें समझा देंगे। हमारे पास समय नहीं है। अगर तुम लोग तैयार हो तो बताओ। हाँ, हम तैयार है किसी भी परीक्षा के लिए। मैं भी तैयार हूँ कुछ भी कर गुजरने के लिए। तो ठीक है मंत्री जी, आप इन तीनों की परीक्षा कल से ही शुरू कर दीजिए। जो आ गया रानी साहिबा। अगले दिन से ही तीनों की परीक्षा शुरू हो जाती है। पहले शारीरिक परीक्षा, यानी किस में कितना है दम, ये देखेंगे हम। क्योंकि शरीर में दम होगा तभी तो प्रजा की सेवा में दम लगा पाओगे। हमें क्या करना होगा? वो पेड़ दिख रहा है, जो सबसे पहले चढ़ेगा उस पे दरबार में नौकरी पाने के अवसर उसी के बढ़ जाएंगे। मैं चढ़ता हूँ। अरे रुको रुको, गिनती गिनने दो। 1, 2, 3। 3 की गिनती के बाद रमेश और सुरेश भागकर पेड़ के पास गए, मगर दिनेश आराम से पेड़ के पास गया। जैसे ही रमेश और सुरेश आधे पेड़ तक चढ़ गए, दिनेश ने उन दोनों की टांग पकड़ के उन्हें नीचे गिरा दिया और खुद पेड़ पर चढ़ गया। दिनेश की जीत हुई। अरे लेकिन इसने बेईमानी की। बेईमानी नहीं की, बुद्धि लगाई। शरीर के दम के साथ दिमाग में भी दम होना चाहिए। क्यों मंत्री जी? हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। लेकिन बात अगर बुद्धि की है तो बुद्धि की असली परीक्षा हम कल लेंगे। शाम को जाकर मंत्री रानी को सब बता देते हैं। यानी दिनेश उन सब में ज्यादा होशियार है। जी रानी साहिबा। अगले दिन तीनों की बौद्धिक परीक्षा का समय होता है। आज हमें क्या करना है मंत्री जी? थोड़ा सब्र करो, कल जल्दबाजी में ही हारे थे तुम। सही कह रहे हैं मंत्री जी। अरे तू क्यों ज्यादा बोल रहा है? तू भी तो हारा था ना कल। ए दिनेश, ज्यादा होशियार मत बन। अरे लड़ो मत। आज की परीक्षा पर ध्यान दो। आज की बौद्धिक परीक्षा में ये कुछ बोरे हैं, कुछ में नमक है और कुछ में रुई। जिसको जो ले जाना है उठा लो। देखते हैं कि कौन जल्दी से कोई भी एक बोरा नदी के उस पार लेकर जाता है। समय शुरू होता है अब। तीनों बोरों की तरफ बढ़ते हैं। सुरेश, नमक की बोरी भारी है, ले जाने में मुश्किल होगी। हाँ, सही कह रहा है। रुई हल्की है, हम दोनों रुई लेकर चलते हैं। अरे भाई, मैं तो नमक लेकर जाऊंगा। रमेश और सुरेश ये सोचकर हंसते हैं कि आज तो दिनेश हार ही जाएगा। दौड़ शुरू होती है। 1, 2, 3। तीनों नदी की तरफ भागते हैं। रुई में वजन कम होने के कारण रमेश और सुरेश आगे निकल जाते हैं और दिनेश थोड़ा पीछे। पर जैसे ही वो सब नदी में जाते हैं, दिनेश की बोरी का नमक गलने लगता है और वजन कम हो जाता है,
जबकि रमेश और सुरेश की रुई में पानी भर जाता है और बोरी का वजन बढ़ जाता है। अरे ये इतनी भारी क्यों हो गई रमेश? अरे मुझे क्या पता, शायद जादुई बोरी है। अरे लगता है कि हम बेवकूफ बन गए। बने नहीं हो, तुम हो ही बेवकूफ। इतना तो पता होना चाहिए कि पानी में नमक गल जाएगा। दिनेश का पूरा नमक गल जाता है और बोरी खाली हो जाती है। वो जल्दी से रेस पूरी कर लेता है। इस परीक्षा के विजेता भी दिनेश ही हैं। उसने दिमाग लगाकर दिखा दिया कि वो बौद्धिक परीक्षा में भी रमेश और सुरेश से आगे है। अब कल तुम्हारी देशभक्ति की परीक्षा होगी, जो स्वयं रानी मां लेंगी। रात को फिर मंत्री रानी के पास जाकर बता देते हैं कि आज की परीक्षा में कैसे दिनेश ने अक्लमंदी दिखाई और बौद्धिक परीक्षा में भी उसी की जीत हुई। अरे वाह, दिनेश तो हमारे बहुत काम आ सकता है। हम उत्साहित हैं कल की परीक्षा के लिए। वो तो ठीक है रानी साहिबा, लेकिन हमने सुना है कि पड़ोसी राज्य का राजा आकाशदीप हमारे राज्य की सीमा में घुसपैठ कर रहा है। ये तो चिंता की बात है। हमें जल्द ही कुछ करना चाहिए। अगले दिन रमेश, सुरेश और दिनेश अपनी आखिरी देशभक्ति की परीक्षा के लिए दरबार में आते हैं। प्रणाम रानी साहिबा। नमस्कार रानी जी। प्रणाम रानी माँ। हमने तुम्हारी परीक्षा पर गौर किया। दिनेश आगे हैं। हम तुम तीनों में से किसी दो को ही दरबार में काम दे सकते हैं। किसी एक को आज जाना होगा। तो देशभक्ति की परीक्षा के लिए तैयार हो? पूरी तरह से। मैं तीनों से एक ही सवाल करूंगी। जिसका जवाब सबसे सही लगेगा उसे तो नौकरी मिल ही जाएगी। फिर दूसरे सबसे सही जवाब देने वाले को भी काम मिलेगा। आप लोगों का समय शुरू होता है अब। ज्यादा सोचने का समय नहीं होगा। जो मन में पहली बात आए उसका जवाब दे। तो सवाल ये है कि तुम इस मिट्टी के लिए क्या कर सकते हो? मैं इस मिट्टी को साफ रखूंगा। यहाँ के लोगों के भोजन की कमी को मैं पूरी करूंगा। मैं यहाँ के लोगों को गले लगा लगा के उनको खुशी दूंगा रानी माँ, और गरीबों के लिए घर बनवाऊंगा। मैं इस मिट्टी के लिए किसी की जान भी ले सकता हूँ रानी माँ। मंत्री, दिनेश को एक तलवार दो। जी रानी जी। दिनेश, पड़ोसी राज आकाशदीप की जान तुम्हारे हाथ में है। जाओ, अपना काम पूरा करो। आज रात को तुम उस पर हमला करोगे जब वो सो रहा होगा। दिनेश वहां से चला जाता है। रानी माँ, ये आपने क्या किया? अभी किया नहीं है मंत्री जी। आप आकाशदीप को संदेशा भिजवाओ कि पड़ोसी देश का एक कातिल रात को उन पे हमला करेगा और दिनेश को पकड़वा दो। अरे, ये आप क्या कह रही हैं? और क्यों कर रही हैं आप ऐसा? राजा को लगेगा कि हमने उसकी मदद की, उसकी जान बचाकर। वो हमारे राज्य का पीछा छोड़ देगा और हमारा एहसानमंद हो जाएगा। और दिनेश का क्या होगा? इस राज्य को दिनेश जैसे शातिर और लड़ाकू लोगों से ज्यादा जरूरत है। ऐसे लोगों की जो लोगों को खाना खिलाने की और खुश करने की बात करे। और ये गुण सुरेश और रमेश में है। इन्हें नौकरी दे दो। दिनेश बहुत चतुराई से नौकरी हड़पना चाहता था, जिसके लिए उसने रमेश और सुरेश जैसे दोस्तों का भी नुकसान किया। पर रानी ज्यादा चतुर निकली। उसने एक तीर से दो निशाने लगाए। दिनेश जैसे खूंखार युवक को राज्य से बाहर करवा दिया और पड़ोसी राजा आकाशदीप को अपना एहसानमंद कर लिया। पूरा दरबार रानी की जय जयकार कर रहा था।